નમસ્કાર. બિંગ પેશન્ટ ફાઉન્ડેશન એન્ડ મેગ્નિફાય હેલ્થ કેર લિમિટેડના સૌજન્યથી મેગ્નિફાય રિહેબ કેર શોમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, જો વાત કરવામાં આવે તો ઇન્ડિયામાં દિવસની જો વાત કરવામાં આવે તો દરરોજ જે ખાસ કરી અને 10,000થી વધારે ઇન્ડિયન્સ દાઝી જવાના કિસ્સાઓ સામે આવતા હોય છે અને એમાંથી 500 જેટલા લોકો મોતને ભેટતા હોય છે. તો આજના हमारा शोનો विषय है बर्न्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बाय प्लास्टिक सर्जन और इस पे बात करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर पीके बिलवानी की जो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन है. आपको बता दें कि बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट एलजी हॉस्पिटल में वो एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं. इसके अलावा नेबिकॉन यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया के वो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं. इसके अलावा गुजरात बर्न्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर है और नेशनल डायरेक्टर ऑफ बीइंग पेशेंट फाउंडेशन और एज अ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन के तौर पे उनका 40 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है. तो डॉक्टर बिलवानी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है. डॉक्टर बिलवानी, आज हम चर्चा कर रहे हैं बर्न्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बाय प्लास्टिक सर्जन. तो वो टॉपिक पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास से जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जल जाने के मुख्य कारण कौन कौन से रहता है. बर्न्स के हादसे ज़्यादातर किचन के अंदर होते हैं, रसोड़े के अंदर. ऐसा पाया गया है कि करीब 75% ऑफ द बर्न्स एक्सीडेंट्स किचन के अंदर ही होते हैं और इसमें से ज़्यादातर स्त्रियां और बच्चे अफेक्ट होते हैं. आप स्वाभाविक है कि स्त्रियों को किचन में सारा दिन काम करते रहना पड़ता है. छोटे छोटे बच्चे उस मदर के आसपास घूमते रहते हैं, इसलिए वो लोग भी बर्न्स के हादसे हो जाते हैं. ये बर्न्स के हादसे ज़्यादातर झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं या लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते हैं, उनका जनरली 1 या 2 रूम का ही घर होता है. एक रूम मतलब उसमें एक कॉर्नर में किचन चलता रहता है, दूसरे कॉर्नर में बेड लगा रहता है, बीच में बच्चे और मदर काम करते रहते हैं और वहीं पे स्टोव रहता है. तो कभी भी बच्चे आके स्टोव के ऊपर गिर जाते हैं या उबला हुआ दूध किसी बर्तन में रहता है, बच्चे आके उसके ऊपर गिर जाते हैं. तो ये जो है किचन बर्न्स जिसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में. जी बिल्कुल. डॉक्टर बिलवानी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो आपके पास से ये जानना चाहेंगे कि कोई भी इंसान जल ना जाए उसके लिए पहले से कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हर किचन में एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है. सरकार ने भी अभी ऐसे नियम बना लिए हैं कि कोई भी घर किचन के अंदर बिना प्लेटफॉर्म के नहीं बनाया जा सकता है. ये एसेंशियल कर दिया है हर घर के लिए. और ये किचन में प्लेटफॉर्म होने से बर्न्स के हादसे काफ़ी कम हो जाते हैं. बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और इसलिए बच्चे बर्न्स के हादसे शिकार नहीं हो सकते. इस तरह ही है. दूसरा, स्त्रियों का पहनावा. अक्सर देखा गया है कि साड़ी पहन के और ख़ासकर सिंथेटिक साड़ी पहन के हमारी बहनें काम करती हैं किचन में, और इसमें ज़रा सा भी थोड़ा फायर लग जाए तो बर्न्स बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है. काफ़ी शरीर का बहुत भाग जल जाता है क्योंकि आग बहुत जल्दी फैलती है सिंथेटिक पॉलिस्टर जैसे कपड़ों पे. तो इसलिए जहाँ तक हो सके पॉलिस्टर या सिंथेटिक कपड़े किचन में नहीं पहनना चाहिए. साड़ी भी माना गया है कि बड़ा एक्सीडेंट्स को काफ़ी इनवाइट करता है. एक्सीडेंट्स साड़ी हालांकि एक ऐसा वस्त्र है, हम अपनी मदर को, वाइफ को, सिस्टर को, डॉटर को, सबको साड़ी में ही देखना पसंद करते हैं. ये भारतीय परिधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है. लेकिन दुर्भाग्य से साड़ी किचन के अंदर बहुत अनसेफ पाया गया है. एक ये साड़ी और दूसरा केरोसिन स्टोव, ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, लीथल कॉम्बिनेशन है. किसी ने इसको कहा है कि ये कॉम्बिनेशन एटम बम की तरह है किचन के अंदर. केरोसिन स्टोव जो रहता है, हम लोग उसकी सर्विस करवाते नहीं हैं. हम अपने स्कूटर की, गाड़ी की सर्विस तो हर महीने या 2 महीने में करवाते रहते हैं. लेकिन अपने घर के अंदर जो केरोसिन स्टोव रहता है, जिसके ऊपर एक लेडी सारा दिन काम करती रहती है, उसकी सर्विस हम कभी नहीं करवाते. उसके कारण बर्न्स के काफ़ी हादसे हो जाते हैं. अक्सर देखा गया है कि केरोसिन स्टोव में जो नोज़ल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसको पिन से साफ़ करना चाहिए
कई बार आजू बाजू पिन उनके नहीं होती है, तो इसके कारण स्त्री उसको ज़ोर से पंप करके उस ब्लॉक को निकालने की कोशिश करती है और उससे काफ़ी सारा केरोसिन उछल के उसके शरीर पे गिरता है और एक बहुत बड़ा बर्न्स की दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो ये केरोसिन स्टोव बहुत और ख़ासकर साड़ी के साथ बहुत लीथल कॉम्बिनेशन, बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन माना गया है और बर्न्स के हादसे काफ़ी उसी के कारण होते रहते हैं। अक्सर देखा गया विंटर में सब फैमिली के सब मेंबर्स क्राउडेड हो जाते हैं, किचन में आग के पास सब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, बच्चे भी वहाँ रहते हैं। इस ओवर क्राउडिंग के कारण कई बार बर्न्स के हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर बिलवानी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर बर्न्स को हमें डिवाइड करना है तो कितने प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं? बर्न्स, एक तो फ्लेम बर्न्स होता है जो सूखी आग से बर्न्स हो जाता है, जैसे आग की लपटें या कपड़ों में आग लग जाना, इसको फ्लेम बर्न्स कहते हैं। और दूसरा, जब हॉट लिक्विड्स, गर्म तरल पदार्थ से बर्न्स होता है, उसको स्कॉल्स कहते हैं। स्कॉल्स मतलब लिक्विड, हॉट लिक्विड से जो बर्न्स हो जाते हैं उनको स्कॉल्स कहते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक बर्न्स, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव के कारण जब बर्न्स हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक बर्न्स कहते हैं। चौथा रहता है केमिकल बर्न्स, जब कभी एसिड या एल्कली शरीर पे गिर जाता है उससे जो बर्न्स होता है वो उसको केमिकल बर्न्स कहते हैं। अक्सर लेबोरेटरी में काम करने वाले लोग इसके शिकार हो जाते हैं। लैब में काम करते समय एसिड या एल्कली उनके हाथों पे गिर जाता है, या फिर कभी किसी लड़की के ऊपर किसी ने एसिड फेंक के असॉल्ट किया है तो वो भी एसिड बर्न्स कहलाता है। उसमें भी काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और कॉन्टैक्ट बर्न्स होता है जिसमें कभी कोई गर्म वस्तु के टच होने से, जैसे कि साइलेंसर, बाइक का साइलेंसर रहता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, कभी कभी पैर या टांग का कोई हिस्सा उसके टच में आ जाता है तो उससे जो बर्न्स होता है उसको कॉन्टैक्ट बर्न्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं बर्न्स के। जी बिल्कुल डॉक्टर बिलवानी, जब कोई व्यक्ति जल जाता है तब काफ़ी टाइम इधर उधर होने में या फिर भागदौड़ में चला जाता है। इमीडिएटली अगर हम कुछ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, और इससे आगे अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए? देखिए, बर्न्स का आजकल आधुनिक विचार तो यही है कि बर्न्स का इलाज शुरू से प्लास्टिक सर्जन को करना चाहिए, पर दुर्भाग्य से प्लास्टिक सर्जन हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके व्यक्ति को प्लास्टिक सर्जन के पास जाके इलाज करवाना चाहिए। नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी सर्जन से जाके इलाज करवा सकता है एटलीस्ट शुरू के टाइम में। और वहाँ जाके इलाज, और लेकिन घर में कोई इलाज नहीं करना चाहिए। कोई वस्तु कलर्ड एप्लीकेशन नहीं लगाना चाहिए, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप ये कलर्ड एप्लीकेशन जैसे स्याही है, बर्नॉल है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आप लगा के, जब कोई भी पीली वस्तु वगैरह है उसको लगा के आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर को पता भी नहीं चलेगा कि कितना भाग जला हुआ है, कितना भाग नहीं जला हुआ है। डॉक्टर को असेस करना पड़ता है कि कितना भाग जल गया है, कितना परसेंटेज जल गया, उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इसलिए बिना कोई लगाए सिर्फ शरीर को एक साफ़ चद्दर से ढांक के उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और वहाँ पे जहाँ तक हो सके प्लास्टिक सर्जन से इलाज करवाना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर बिलवानी, यही टॉपिक के हम अगर डिटेल में चर्चा करें तो जल जाने के बाद कौन से हॉस्पिटल या फिर पर्टिकुलर कौन से डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए ताकि तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके और दर्दी को ज़्यादा पेन में से सफ़र ना होना पड़े? देखिए, अगर जब ज़्यादा बर्न्स हो तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जहाँ दाखिल करने की सुविधा है, और क्योंकि ग्लूकोज वगैरह काफ़ी चढ़ाना पड़ता है और काफ़ी इसमें ऑब्जर्वेशन की और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है प्लास्टिक सर्जन के हाथ से। और अगर मान लीजिए साधारण बर्न्स है तो किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी जनरल कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के पास इलाज करवाना चाहिए। अगर उसको ज़रूरी लगा तो वो स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देगा। अदरवाइज़ साधारण ड्रेसिंग से अगर काम चलता, आउटडोर ट्रीटमेंट से चलता होगा तो वो आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए सिंपल ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट उसको दे देगा।
जी डॉक्टर बिलवानी, बर्न्स केसेस में अगर हम रूल ऑफ 9 की बात करें तो वो क्या रहता है, इसके बारे में व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो हम कैसे पता लगाएं कि ये माइनर है, मॉडरेट है या मेजर बर्न्स है। उसके लिए एक साइंस ने एक फार्मूला ईजा किया है और वो है कहलाता है रूल ऑफ 9। उसके अनुसार पूरे शरीर को 11 भागों में बांटा गया है और हर एक भाग 9% रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक तो हेड नेक फेस, दूसरा एक अपर लिम, दूसरा अपर लिम, फ्रंट ऑफ द चेस्ट, फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, फ्रंट ऑफ द बैक ऑफ द बैक, द थाइस, लेग्स एंड फीट। ये टोटल करीब 11 भाग हो जाते हैं। हर एक को 9% दिया गया है और 1% जो बाकी बचता है वो प्राइवेट पार्ट्स के लिए है। अब मान लीजिए, आप समझ लीजिए किसी का सिर्फ ये भाग जला हुआ है, इस कंधे से लेके हाथ तक, एक राइट अपर लिम बर्न्स है, तो हम कहेंगे इसको 9% बर्न्स है। अगर दोनों अपर लिम ऊपर से लेके नीचे तक दोनों जली हुई हैं तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को 18% बर्न्स है। अगर किसी को सिर्फ फेस, हेड और गर्दन ये सब जले हुए हैं तो हम इसको कहेंगे 9% बर्न्स है। तो जितने भाग, ये 11 में से जितने भाग जले होते हैं उनका टोटल करके हम कहते हैं कि ये इतना % इसको बर्न्स हो गया है। जी बिल्कुल। इसमें अगर हम डिटेल में चर्चा करें डॉक्टर बिलवानी, तो कोई भी व्यक्ति अगर जल गया है तो वो जलने की मात्रा या फिर प्रमाण हम कैसे तय कर सकता है? बर्न्स देखिए 2 किस्म के होते हैं। एक तो हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ह्यूमन स्किन को देखें तो उसमें बहुत से पट दिखाई देंगे, बहुत से लेयर्स दिखाई देंगे। जब सिर्फ ऊपर के पट जल जाते हैं तो हम उसको सुपरफिशियल बर्न्स कहते हैं और ये बर्न्स बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, सिंपल ड्रेसिंग से ही ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जनरली ये सुपरफिशियल बर्न्स 2 वीक्स में हील हो जाते हैं कम्प्लीटली, बाद में कोई खास निशान भी नहीं रहता है। अक्सर देखा गया थोड़ा गर्म पानी गिर गया या चाय पीते समय थोड़ी चाय हाथों के ऊपर गिर गई या पकोड़े तलते समय थोड़ा हल्का सा तेल कहीं हाथों पे गिर गया, छींटे पड़ गए, तो ये जो बर्न्स पैदा करते हैं इसको सुपरफिशियल बर्न्स कहते हैं। ये जनरली 2 वीक्स में, 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं सिंपल ड्रेसिंग से। लेकिन जब बर्न्स डीप हो जाते हैं, मतलब ये है कि जब डैमेज त्वचा के नीचे के पट तक चला जाता है, यानी पूरी त्वचा जल जाती है, तब उसको डीप बर्न्स कहते हैं। और ये सिंपल ड्रेसिंग से ठीक नहीं होता है क्योंकि ये जो पूरी जो स्किन बर्न हो गई है ये कुछ टाइम के बाद पूरी स्किन स्लफ होके बाहर निकल आती है और जो ज़ख़म रह जाता है बाद में उसको हमेशा हमें स्किन से कवर करना ही पड़ता है। ऐसे केसेस में स्किन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। ये जो डेड स्किन उसको निकाल के और दूसरी स्किन लगाते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो मोटा भागे ये बर्न्स जो है 2 किस्म के होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। जी डॉक्टर बिलवानी, यहाँ पे हम बात करें तो जल जाने का कितना प्रमाण रहता है कि जहाँ तक व्यक्ति सेफ रह सकता है, यानी कि उनकी जान को कोई जोखम नहीं रहता? ये तो एक्चुअली सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। अगर बहुत अच्छा सेंटर है, अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है शुरू से ही, तो इवन 60% 70% केसेस बहुत आसानी से आजकल बचाए जा सकते हैं। और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो और सिर्फ सुपरफिशियल बर्न्स हों, डीप बहुत कम हो, तो 80% तक केसेस काफ़ी बचाए जा सकते हैं। 80% के ऊपर जनरली देखा गया है कि बहुत कम केसेस बचते हैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट के बावजूद भी। जी बिल्कुल। डॉक्टर बिलवानी, हम आदर्श बर्न सेंटर किसको बोल सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर जल गया है तो उनकी ट्रीटमेंट में एक बर्न सेंटर का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? आदर्श बर्न सेंटर वही है जहाँ पे आदर्श ट्रीटमेंट मिलती है जी। और जनरली आदर्श ट्रीटमेंट वही देगा जो उसको, जिसने बर्न्स की जिसका बर्न्स में काफ़ी एक्सपीरियंस हो, जिसने बर्न्स के काफ़ी केसेस ट्रीट किए हों, उसको हम आदर्श कहेंगे। जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी हो बर्न्स की ट्रीटमेंट के लिए, स्किन ग्राफ्टिंग की फैसिलिटी होना चाहिए। और स्किन जब नहीं हो तो थोड़ी सी स्किन को फैला के
ज़्यादा भाग कवर करने की, जो यानी एक्सपेंशन ऑफ स्किन करने की जहाँ पे फैसिलिटी हो, ऐसे को हम आदर्श बर्न्स कहेंगे। जी डॉक्टर बिलवानी, यहाँ पे हम बर्न्स की ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बर्न्स की ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बर्न्स की ट्रीटमेंट मतलब ये है कि शुरू में तो पेशेंट को जनरली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं, ग्लूकोज वगैरह और रिंगर्स लैक्टेट, काफ़ी फ्लूइड्स देते हैं, कई इनमें ब्लड भी देने की ज़रूरत पड़ती है। ये जब सुविधा है, और कईयों में दूसरे तीसरे दिन डीप बर्न्स में जो डेड स्किन होती है उसको निकाल के स्किन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन करता पड़ता है। यानी यहाँ ऑपरेटिव फैसिलिटी होना चाहिए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने की अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए, और ट्रीटिंग सर्जन को पैथोफिजियोलॉजी बर्न्स के अच्छे से मालूम होना चाहिए ताकि वो उसका अच्छे से इलाज कर सके। जी डॉक्टर बिलवानी, जल जाने के बाद रिहैब केयर ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और वो कितना ज़रूरी रहता है? बर्न्स के ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाती है तब अक्सर देखा जाता है कि डीप बर्न्स में, सुपरफिशियल बर्न्स में तो खास प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जो डीप बर्न्स होते हैं अगर उनका इलाज ठीक से नहीं होता है अच्छे आइडियल सेंटर में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, किसी की गर्दन ऐसी जुड़ जाती है, किसी का ये एक्जिला ये जुड़ जाता है, हाथ सीधा नहीं होता है, हाथ की उंगलियां जुड़ जाती हैं। तो ये जो विकृतियां पैदा होती हैं जब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तब उनको ये विकृतियां पैदा हो जाती हैं। और कई केसेस में तो ऐसा ये विकृतियां नहीं भी होती हैं तो भी बर्न्स के जो निशान होते हैं, जो स्कार्स रह जाते हैं बाद में, वो भी काफ़ी क्रूरता पैदा कर देते हैं। खासकर अगर ये एक्सपोज बॉडी पार्ट्स, फेस, हैंड्स वगैरह, इन भागों में अगर विकृतियां पैदा हो जाएं स्कार्स के रूप में तो वो भी समाज में रहने में काफ़ी तकलीफ़ पैदा करती है। यंग लड़कियां अगर है तो उसके मैरिज में प्रॉब्लम्स आते हैं, या कोई बॉय है तो उसको एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आता है, और कोई व्यक्ति ग्रोन अप व्यक्ति है वो अपना रेगुलर काम इन विकृतियों के कारण नहीं कर पाता है। तो बर्न्स का इलाज होने के बाद भी पेशेंट को काफ़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और इसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। पेशेंट को हम इस कंडीशन में ले आएँ ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छे नागरिक की तरह रह सके और अच्छा जॉब कर सके, और एक अगर लड़की है, अनमैरिड लड़की है, तो वो मैरिज उसकी हो सके। हमें उसको इस तरह से रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर बिलवानी, जल जाने जैसे अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस टाइम पे प्रॉपर टाइम पे इलाज होना वो कितना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं हो सकता किसी न किसी वजह से, तो समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पेशेंट का शुरू से ही प्रॉपर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि बर्न्स में जो डेथ होती है उसका कॉमनेस्ट रीज़न है इन्फेक्शन। अगर शुरू में इलाज ठीक नहीं हुआ, इन्फेक्शन हो गया वुंड्स में, उसके बाद उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, और ड्रेसिंग भी बहुत उस ढंग से करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन जल्दी से कंट्रोल में आ जाए, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी खर्च भी हो जाता है। इसलिए शुरू से अगर इलाज अच्छा हो, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की पूरी कोशिश की जाए, पूरा एसेप्टिक ड्रेसिंग किया जाए, जहाँ पे हर ड्रेसिंग मटेरियल, हर एक चीज़ एसेप्टिक हो, यानी जर्म्स रहित हो, इस तरह करते रहें शुरू से, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शुरू से अच्छी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। डॉक्टर बिलवानी, यहाँ पे हम बात करें तो बर्न्स की ट्रीटमेंट में स्किन डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं कि बर्न्स में बर्न्स के पेशेंट्स में जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है वो मेनली स्किन होता है। ज़्यादातर स्किन इन्वॉल्व होती है। स्किन बहुत ज़्यादा झुलस जब जाती है तो उस स्किन को निकाल के जो भाग जला हुआ नहीं है शरीर में, वहाँ से एक पतली स्किन लेके वहाँ लगाते हैं। लेकिन जिसमें बहुत पूरी बॉडी जली हो या 80-90% भाग जला हुआ हो, तो न जला हुआ भाग बहुत थोड़ा रहता है, और वहाँ से स्किन जो हम ले सकते हैं वो सफिशिएंट नहीं रहती है कि हम बाकी जले हुए भाग को कवर कर सकें। इसलिए हमें स्किन की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे कि कोई एक्सीडेंट में काफ़ी सारा ब्लड निकल जाता है तो ब्लड डोनेशन करते हैं उसमें, इसी तरह स्किन डोनेशन की भी आवश्यकता है। ये दुर्भाग्य से अभी तक हमारी पब्लिक को स्किन डोनेशन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उन लोगों को अभी नेत्रदान के बारे में मालूम है, ब्लड डोनेशन के बारे में मालूम है, किडनी डोनेशन के बारे में मालूम है, लिवर डोनेशन के बारे में मालूम है, पर अनफॉर्चुनेटली स्किन डोनेशन के बारे में अभी भी ज्ञान का ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। हमें ये जानना चाहिए कि इन चीज़ों के सिवाय ब्लड, आई, किडनी, स्किन का भी डोनेशन हो सकता है। डेथ के बाद जब आप आई डोनेट करते हैं, जब आप बोन डोनेट करते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं, उस समय आप स्किन डोनेशन के लिए भी आग्रह करिए। कोई भी प्लास्टिक सर्जन आके स्किन को लेके वहीं पे जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है वहीं पे जाके स्किन ली जा सकती है और उसको हॉस्पिटल में लाके स्किन बैंक में रखा जा सकता है और इस स्किन को किसी बर्न्स केस में नेक्स्ट डे यूज़ किया जा सकता है। इस तरह इस डोनेटेड स्किन से हम किसी बर्न्स केस को बचा सकते हैं और ये स्किन डोनेशन में डेड बॉडी की कोई विकृति पैदा नहीं होती है। एक सिंपल ऊपर के पट हम सिर्फ स्किन के लेके स्टोर करते हैं और बर्न्स का इलाज करते हैं। इसलिए बर्न स्किन डोनेशन होना लोगों को ये जानकारी होना चाहिए और इससे हम काफ़ी सारे बर्न्स केसेस बचा सकते हैं। जी डॉक्टर बिलवानी, आप बीइंग पेशेंट फाउंडेशन के नेशनल डायरेक्टर है, तो बीइंग पेशेंट फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा बीइंग पेशेंट फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छा फिलैंथ्रोपिक विचारों वाला फाउंडेशन है। इसके मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, मोस्टली रिलेटेड टू बर्न्स। पहले तो ये पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में जानकारी देना कि बर्न्स कैसे होता है और उनको रोकथाम कैसे की जा सकती है। एज यू नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे अच्छा है। क्योर जो ट्रीटमेंट जो है बर्न्स का बहुत कॉस्टली है। हमारे देश गरीब देश माना जाता है, लोगों की कैपेसिटी ऐसी नहीं कि बर्न्स का हर एक पेशेंट बर्न्स की आइडियल ट्रीटमेंट ले सके, इसलिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना कि बर्न्स कैसे होता है और उनकी रोकथाम कैसे करना चाहिए। दूसरा, अगर दुर्भाग्य से बर्न्स हो भी जाता है तो जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो इलाज नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, तो उनकी भी फाइनेंशियल हेल्प करना, उनको वो ट्रीटमेंट दिलवाना ताकि वो अच्छे ढंग से वो ठीक हो सकें। और तीसरा है रिहेबिलिटेशन। बर्न्स की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद जो विकृतियां पैदा हो जाती हैं, अनअवॉइडेबल विकृतियां पैदा हो जाती हैं खासकर लड़कियों में, तो उनकी मैरिज के लिए उनको हेल्प करना। कोई लीगल इशू है तो उसमें उनको गाइड करना, मैरिज ब्यूरो वगैरह चलाना, इवन वेडिंग्स अरेंज करना। किसी कोई गरीब है, गरीब लड़की, उसकी मैरिज फिक्स अप हुई है और उनके पास इतना संपत्ति, इतना धन नहीं है कि वो उसकी मैरिज करा सकें, तो ऐसे लोगों, ऐसे पेशेंट्स में हम ये वेडिंग भी अरेंज करते हैं। जी डॉक्टर बिलवानी, यहाँ पे हम अगर बात करें तो जल जाने जैसी जब घटनाएं बनती है तब काफ़ी बार हम देखते हैं कि विक्टिम, कई बार ऐसा होता है कि अंदर से वो टूट जाता है, तो उस टाइम पे फैमिली या सोशल सपोर्ट कितना ज़रूरी रहता है, इसके बारे में आप हमारे समाज को क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखिए, बर्न्स का हादसा जब पूरा हो जाता है और पेशेंट का इलाज पूरा हो जाता है, इलाज करवाने के बाद जब ये व्यक्ति समाज में पहुंचता है तब आप समझ सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी आग से गुजर चुका है, बहुत बड़े हादसे से, शॉकिंग इंसिडेंट से गुजर चुका है। उसको मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे समाज का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे व्यक्ति को आदर से अपने और प्रेम से अपने साथ स्वीकार करें, उनको रहने दें, उनको हर किस्म की हेल्प जो भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और रिहेबिलिटेशन में उसकी पूरी मदद करना चाहिए, जैसे कि जॉब है, मैरिज है और इस तरह का कुछ। हमारे जो अच्छे समाज में अच्छे समाज सेवक भी हैं, दे आर डूइंग द जॉब ऑफ काउंसलर आल्सो। एक काउंसलर बन के उसका साइकोथेरेपी, उसको मेंटल सपोर्ट
प्रोवाइड करना चाहिए और हो सके तो इवन फिज़िकल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करके उसको उस व्यक्ति को अपने साथ अपने फोल्ड में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। જી બિલકુલ, તો દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆત મેગ્નિફાય રિહેબ કેર શોમાં આજે આપણે ચર્ચા કરી બર્ન્સ પ્રિવેન્શન એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ બાય પ્લાસ્ટિક સર્જન વિષય પર, અને આ ચર્ચામાં અત્યારે મારી સાથે જોડાયા હતા डॉक्टर पीके बिलवानी। डॉक्टर पीके बिलवानी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆત મેગ્નિફાય રિહેબ કેર શોમાં બસ અત્યારે આટલું। ફરી એક વખત મળીશું, ત્યાં સુધી આપશો રજા। નમસ્કાર।